स्टूडेंट्स, मॉडर्न फिजिक्स का जो नेक्स्ट पार्ट है या नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स रेशा प्रकाशिकी एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का यूज करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी को हम कैसे भेज सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे उसका यूज कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस ऑफ सिग्नल क्वालिटी। इन्हीं सब बातों का अध्ययन जिस ब्रांच में हम करते हैं, फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स रेशा प्रकाशिकी। और इसके लिए हमें तीन बातों की जरूरत होती है, तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड रहते हैं इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, सूचना को भेजने के लिए। जिस तरह आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप अपनी सूचना या अपनी कोई भी बात अपने से किसी दूसरे को भेज सकते हैं, अपनी बात किसी और तक पहुंचा सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एडवांसमेंट के लिए हम जिन तीन एलिमेंट्स का यूज करते हैं वो है, पहला है सोर्स, स्रोत जिसके द्वारा भेजनी होती है, मीडियम दूसरा है, जो हम यूज करते हैं सूचना भेजने के लिए, जो माध्यम लिया जाता है उसको कह देते हैं मीडियम, और जिसके पास सूचना भेजनी होती है, जहां पर सूचना भेजनी होती है उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। जैसे मुझे कोई मैसेज भेजना है आप तक तो मैं हो गई सोर्स, क्योंकि मैं मैसेज भेज रही हूं आपको तो मैं क्या हो गई, सोर्स। मैं अपने मोबाइल से मैसेज भेज रही हूं आपको तो मीडियम क्या हो गया, मेरा मोबाइल। और मुझे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, मैसेज आप तक पहुंचाना है तो आप हो गए डेस्टिनेशन। तो इन्हीं तीन एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है किसमें, फाइबर ऑप्टिक्स में। इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का यूज करने के लिए जिस ब्रांच का हम उपयोग करते हैं सूचना भेजने के लिए, उसको ही हम क्या कह देते हैं, रेशा प्रकाशिकी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण क्या होता है, हम पहले दूसरा टॉपिक कर लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। आपने पहले सुना होगा अपवर्तन, अपवर्तन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में हमें दो मीडियम रिक्वायर्ड रहते हैं, एक होता है डेंसर सघन और दूसरा होता है रेयरर विरल माध्यम। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई रे, जो लाइट रे है, प्रकाश की किरण है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना जो वे है उससे डाइवर्ट हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर कोई रे रेयरर से डेंसर में जा रही है, विरल माध्यम से सरल माध्यम में जा रही है, तो वो जो नॉर्मल है हमारा उससे पास आ जाती है। और अगर कोई रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो जो नॉर्मल है हमारा उससे दूर हट जाती है, सीधी ना जाकर कभी नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, कभी नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन कह देते हैं, रिफ्रैक्शन कह देते हैं। तो हमने दो मीडियम लिए हुए हैं, एक लिया है ग्लास जो कि डेंसर है, सघन माध्यम है, दूसरा लिया है एयर जो कि रेयरर है, विरल माध्यम है। और अभी जो लाइट रे है, हमने एक प्रकाश की किरण ली है, वो सघन से विरल में जा रही है। किससे जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, जिसको हमने एन से रिप्रेजेंट किया है। तो अब जब ये किरण सघन से विरल में जाएगी तो ये सीधी न जाकर, ये इसका सीधा मार्ग हो गया, तो ये सीधी न जाकर नॉर्मल से थोड़ी दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है अगर ये सघन से विरल में जाती है तब। और अगर ये विरल से सघन में जाती है तो ये नॉर्मल की ओर, जो अभिलंब है उसकी ओर
किससे जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है। तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। और ये जो कोण बनता है अभिलंब और प्रकाश की किरण के बीच में या अपवर्तन के बीच में, उसको कह देते हैं अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जो प्रकाश की किरण हमने इस पर आपतित करी है इस तल पर, तो जो अभिलंब है और प्रकाश की किरण जो आपतित की गई है, उन दोनों के बीच में ये जो कोण होता है जिसको हमने आई से रिप्रेजेंट किया है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ये कौन सा हो गया, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है और अभिलंब से दूर हट जा रही है, अपने मार्ग पर सीधी ना जाकर विचलित हो जा रही है, डाइवर्ट कर रही है अपना वे। तो इसको ही हम क्या कह देंगे, ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन। और ये जो अभिलंब और जो रिफ्रैक्टिव रे है, अपवर्तित किरण है, उसके बीच में जो कोण बनता है ये आर, इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। ये जो हमने किरण आपतित करी है, इंसिडेंस रे है जो आपतित किरण है, इसके और अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। तो क्या होता है, जब हम इसका जो अपवर्तन कोण है इसका मान बढ़ा दें, तो जो आपतन कोण है इसका मान भी बढ़ जाता है। अभी ये अभिलंब से दूर हट रही है, ये ऐसी जानी थी, इस तरह से जानी थी, और ये उससे दूर जा रही है। तो अगर हम इसका मान इतना बढ़ा दें या फिर 90 डिग्री के बराबर कर दें, जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, जो अपवर्तन कोण है, उसका मान कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, डेंसर मीडियम में, सघन माध्यम में, उसको ही हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अगर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जो सघन माध्यम में, डेंसर में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, आपतन कोण होता है, उसको ही हम क्या कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण कह देते हैं। और इसको IC से रिप्रेजेंट किया गया है। तो और स्नेल का नियम जो है अपवर्तन का, जो रिफ्रैक्शन का नियम है, स्नेल्स लॉ है, उसके बारे में तो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा, उसी की अभी हम इसमें बात करेंगे। IC जो एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, डेंसर से रेयरर में जाती है, तो वो अपने मार्ग पर सीधी ना जाकर विचलित हो जाती है, अपने वे से डाइवर्ट हो जाती है। अगर वो सघन से विरल में जा रही होती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, जो नॉर्मल है उससे दूर चली जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो ये जो किरण है वो नॉर्मल से दूर चली गई है, नॉर्मल और इस किरण जो रिफ्रैक्टिव रे है उसके बीच में एंगल जो बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। अगर हम इसका आपतन कोण का मान बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ जाता है। हम आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दें कि जो अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, 90 अंश हो जाए। हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण, इसका मान इतना बढ़ा दें कि जो अपवर्तन कोण है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो 90 डिग्री हो जाए। तब डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो आपतन कोण होता है, उसको ही क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल कह देते हैं। और स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपवर्तन के बारे में ही अपना एक नियम दिया जिसको कहते हैं स्नेल्स लॉ। और उन्होंने बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका साइन, उसकी ज्या
और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसकी ज्या कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। उन्होंने बताया कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है, नियत रहता है। ऐसा किसने बताया, स्नेल ने बताया। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो कांस्टेंट होता है, स्थिर रहता है, नियत रहता है, उसको हम कहते हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसको म्यू को क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, या इसको कह देते हैं अपवर्तनांक। तो इसी नियम को जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो हम क्रांतिक कोण का मान निकाल सकते हैं। क्रांतिक कोण कितना हो जाएगा, साइन आईसी से, जो क्रिटिकल एंगल है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आईसी। आई की जगह क्या हो जाएगा, आईसी। और क्रांतिक कोण कब कहते हैं उसको, जब जो अपवर्तन कोण है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो कितना हो, 90 डिग्री, तब ही इसको क्या कह देते हैं, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये किसके बराबर होना चाहिए, अभी जो किरण है वो कहां से, ग्लास से एयर में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, तो ये हो जाएगा ग्लास का जी और इसका म्यू ए। ये क्या हो जाएगा, जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, जिसको ही हम क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तब। तो स्नेल के नियम से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, साइन आई सी बराबर हो जाएगा जी म्यू ए, इसके बराबर हो जाएगा। और अगर आपने व्युत्क्रम का नियम पढ़ा है तो आप यहाँ से उसका व्युत्क्रम भी कर सकते हैं। अगर आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a म्यू जी। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं तो आर की वैल्यू बढ़ जाती है। आई की वैल्यू हम इतनी बढ़ा दें कि आर की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, तब उस आई को हम क्या कह देते हैं, आईसी, उस आपतन कोण को ही हम क्या कह देते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। और अगर हम इसका मान और ज्यादा बढ़ा दें, थोड़ा और बढ़ा देते हैं, तो ये जो अपवर्तित किरण है, रिफ्रैक्टिव रे, ये जो कि 90 पे आ गई थी थोड़ी वैल्यू बढ़ाने पर एंगल की, अगर हम और ज्यादा वैल्यू बढ़ा देते हैं तो ये वापस उसी माध्यम में आ जाती है। ये जो रिफ्रैक्टिव रे है, जो पहले इस एंगल पे थी, फिर इस एंगल 90 पे आ गई, अब ये इस एंगल पे आ गई है। हमने जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू थोड़ी और बढ़ा दी, तब जो रिफ्रैक्टिव रे है, अपवर्तित किरण, वो वापस उसी माध्यम में आ जाती है। सघन माध्यम से गई थी, सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है, डेंसर में ही वापस आ जाती है। तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्योंकि किरण जिस माध्यम से जा रही है, अगर उसी माध्यम में वापस आ जाती है तल से टकराकर, तो ये इस घटना को हम कह देते हैं रिफ्लेक्शन। ये क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। जिस माध्यम से किरण गई उसी माध्यम में वापस आ गई, इसे हम कहते हैं परावर्तन। क्या होता है ये, रिफ्लेक्शन। तो जैसे जैसे हम इस आई की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान बढ़ता जाता है। एक कंडीशन पर जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तब आपतन कोण को कहते हैं क्रिटिकल एंगल, और दूसरी कंडीशन पर जब आई का मान क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाता है, जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका मान, आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण से भी ज्यादा हो जाता है, तब जो किरण जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस आ जाती है,
डेंसर से गई थी, डेंसर में ही वापस आ जाती है, तो इसको कह देते हैं रिफ्लेक्शन। जिस माध्यम से किरण गई है उसी माध्यम में किरण का वापस आ जाना तल से टकरा कर क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये जो हम अपवर्तन से परावर्तन कराते हैं, ये परावर्तन किससे हुआ है? अपवर्तन से हुआ है। आई का मान बढ़ाते जाने पर ये रिफ्लेक्शन हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसका मान क्रिटिकल एंगल से, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, तो अपवर्तित किरण वापस उसी माध्यम में, डेंसर में ही आ जाती, सघन माध्यम में आ जाती है। इसी को हम क्या कह देते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। और जैसा कि आजकल हम सभी जानते हैं कि हमारा मेन सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने के लिए। आजकल जो हमारा मेन सोर्स है, जब हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, सिर्फ बात कर पाते हैं मोबाइल के थ्रू, वो किसके द्वारा हो पाता है? इंटरनेट के द्वारा। जो मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और आप उसे पढ़ पाएंगे, जबकि आप यहाँ नहीं हैं तब भी आप उसको पढ़ पाते हैं, तो वो आप कैसे पढ़ पाते हैं? इंटरनेट के द्वारा। तो आजकल जो मेन सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिए, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए, वो है इंटरनेट। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है, इसको हम किस में ज्यादातर यूज करते हैं? कम्युनिकेशन में। जो मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ या आप किसी और से कम्युनिकेट करेंगे, उसके लिए ही हम क्या यूज करते हैं? ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी को। सिग्नल के द्वारा हम सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, और जो सिग्नल होते हैं वो तरंगें होती हैं, प्रकाश की तरंगें होती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा ही हम सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, तभी हम इंफॉर्मेशन को, टेक्नोलॉजी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को या ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं, या फिर कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से। और हमारा मेन सोर्स क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए ही हम ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी द्वारा सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज पाते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं। किस रूप में भेज पाते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, जो प्रकाश की चाल से, जो स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि होती है 3 × 10⁸ सीधी रेखा में चलती हैं। और ये तरंगें कोई भी और मीडियम आने से किसी पर इफेक्ट नहीं डालती हैं, ना ही अफेक्टेड होती हैं। इन्हें जिस काम के लिए भेजा जाता है, ये उसी काम में अपना पूरा ध्यान लगाती हैं। तो ये चुंबकीय तरंगें, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, ये प्रकाश की तरंगें ही होती हैं, जो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ से चलती हैं। सिग्नल के द्वारा ये तरंगें हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, कम्युनिकेशन के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जिसकी जरूरत होती है, जिसके द्वारा हम ये सब कर पाते हैं, वो है ऑप्टिकल फाइबर। और जो मेन सोर्स है इसका, इंफॉर्मेशन शेयर करने का या एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने का, वो है इंटरनेट। आप सब इसके बारे में आजकल तो अच्छे से ही जान गए होंगे कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, फिर भी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो हम किसके जरिए कम्युनिकेट कर पाते हैं? ऑप्टिकल फाइबर के जरिए। और इसका सोर्स क्या है? इंटरनेट। और इसको भेजा कैसे जाता है? सिग्नल के माध्यम से। और ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंग। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, जिसकी हमें आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? जिसमें पहला होता है कोर। ये सबसे इंटरनल पार्ट होता है, सबसे आंतरिक भाग जो होता है,
उसको ही कह देते हैं कोर। और इसका ये जो कोर है इसका डायामीटर जो व्यास होता है वो होता है 10 म्यूएम से 100 म्यूएम। इसका व्यास कितना रखा गया है 10 म्यूएम से 100 म्यूएम। और ये किसका बनाया जाता है, या तो आप सिलिका का इसको बना सकते हैं या ग्लास का बना सकते हैं या फिर पॉलीमर का बना सकते हैं। इसमें ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराते हैं इन तरंगों का। जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो हमें कोर के माध्यम से ही भेजनी होती हैं। और इसमें क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, सिग्नल्स का बार बार होता है, क्योंकि जितना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा सिग्नल का कोई लॉस नहीं होगा और इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी कहाँ पहुंच जाएगी, डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी जहां पर आप भेजना चाहते हैं उसको। और इसके अपवर्तनांक को हम μ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर की उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं μ1 से। ये सबसे अंदरूनी भाग होता है ऑप्टिकल फाइबर का। सेकंड क्या है क्लैडिंग। क्लैडिंग का काम होता है कोर को कवर करना। जो सबसे आंतरिक भाग है वो क्या है कोर, और इसके ऊपरी भाग जो होता है जो कवर करता है कोर को, जो सिग्नल को लॉस होने से रोकता है, प्रोटेक्ट करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं क्लैडिंग। कोर का बाहरी भाग ही क्या कहलाता है क्लैडिंग। और इसका व्यास होता है, इसका डायमीटर होता है 100 म्यूएम से 420 म्यूएम। इसको किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाते हैं जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है। आप इससे क्लैडिंग को बना सकते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल से इसलिए बनाते हैं ताकि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें आपने भेजी हैं वो सीधा जहां वहीं पहुंचे जहां उन्हें भेजना है, सीधा डेस्टिनेशन तक ही पहुंचे। इसीलिए उनको इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर दिया जाता है, जिससे कि जो तरंगे हैं इधर उधर डाइवर्ट ना हो, सराउंडिंग्स में ना जाए, जिससे सिग्नल का लॉस ना हो। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग की उसको, जो अपवर्तनांक है क्लैडिंग का, उसको μ2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोर के अपवर्तनांक में और क्लैडिंग के अपवर्तनांक में जो डिफरेंस होता है वो होता है 10⁻³ अप्रोक्सीमेटली। और सबसे बाहरी भाग होता है, जो 3 पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे बाहरी भाग होता है उसको कहते हैं बफर। और बफर क्या है, एक प्लास्टिक की जैकेट से बना दी जाती है। एक प्लास्टिक की जैकेट इसलिए बनाई जाती है ताकि ये कोर और क्लैडिंग को नुकसान होने से रोके। इसीलिए इसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए, कोर और क्लैडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक जैकेट से कवर कर देते हैं। प्लास्टिक की मोटी परत से इसको कवर कर दिया जाता है जिससे कोर और क्लैडिंग को कोई हानि ना पहुंचे। उसी को हम क्या कह देते हैं, बफर कह देते हैं। हम जब विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रवाहित करते हैं कोर के माध्यम से, तब वो तरंगें अंदर जाकर, क्योंकि ये सघन से विरल में निकलती है बाहर, सघन से जो कोर है वो हम किसका बनाते हैं, ग्लास का बनाते हैं। तो ग्लास कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो ये तरंगें सघन माध्यम से किस में जाती हैं, विरल माध्यम में जाती हैं। इसीलिए जो आपतन कोण है उसका मान बढ़ा देने पर, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका मान बढ़ा देने पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है। और इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि क्रांतिक कोण से ज्यादा कर देते हैं जब अपवर्तन कोण का मान। तो जो किरण है वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है, डेंसर में ही वापस आ जाती है। तो बार बार ऐसा होता रहता है, मतलब बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिससे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में या कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, सिग्नल लॉस ना हो। जो इंफॉर्मेशन हमने भेजी थी डिट्टो वैसे ही कहाँ पे पहुंच जाए, दूसरे एंड पे, जहां पर आपने डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया है। और जब सिग्नल का लॉस हो जाता है, आपने देखा होगा कभी सर्वर एरर आ जाता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी बहुत टाइम लग रहा होता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिग्नल लॉस हो रहे हैं।
इसका मतलब है कि कोर और क्लैडिंग पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं है, या कहीं पर कोई प्रॉब्लम हुई है, या कभी कभी जिस प्लेस से हम भेजते हैं इस सिग्नल को वहां पर भी अगर हम टाइमली सिग्नल को इमिट नहीं कर पाते हैं, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तब भी सिग्नल प्रॉपर नहीं आ पाते हैं। तो इसीलिए क्योंकि सिग्नल लॉस ना हो, इसीलिए हम कोर और क्लैडिंग को किससे कवर कर देते हैं, बफर से। तो ये जो मेन 3 पार्ट्स हैं ऑप्टिकल फाइबर के, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए, और सिग्नल के द्वारा हम ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इसका मेन सोर्स क्या है, इंटरनेट, और ये जो सिग्नल्स होते हैं वो तरंगों द्वारा भेजे जाते हैं। वो तरंगें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। तो आप सभी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप सभी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसी को हम क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। इसके बारे में आप पहले से ही जानते हैं, इसका यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब आप जानते हैं, इसीलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए इस सब को समझने के लिए। तो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं वो मैं आपको भेज दूंगी, डिटेल्ड नोट्स भेज दूंगी। और ये जो मैंने आपको बताया है अपवर्तन के बारे में या स्नेल के नियम के बारे में, इसी का डिटेल हम किस में पढ़ेंगे, जो फाइबर ऑप्टिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी का जो कुछ पार्ट्स हैं उसका डिटेल, जैसे कि रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा, इसमें आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा, परावर्तन और अपवर्तन, आपने स्नेल का नियम पढ़ा, इसी सब को हम किस में डिटेल में पढ़ेंगे, जो वेव ऑप्टिक्स है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए बताया गया है और नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसके डिटेल नोट्स भी मैं आपको PDF बनाकर किस पर भेज दूंगी, आपके ग्रुप पर और यूराइज पोर्टल पर, इसीलिए आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू।